हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ए वॉक थ्रू द फायर। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 12 की, जिसकी रेनबो बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 9 आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ए वॉक थ्रू द फायर, यानी आग में से होकर गुजरना। इससे पहले के सारे चैप्टर्स जो है मैंने इसी चैनल पे डाल रखे हैं। तो प्लेलिस्ट क्लास 12 रेनबो बुक के नाम से है, दूसरी क्लास 12 पैनोरमा के नाम से है, और इसके अलावा जो राइटिंग पोर्शन है वो राइटिंग पोर्शन के नाम से है, लेटर है, उसमें आर्टिकल्स है और स्पीच राइटिंग है। ये सारी चीज़ें डाल रखी है। अगर वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन बात करेंगे क्लास 12 रेनबो बुक चैप्टर नंबर 9, जिसका की टाइटल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए वॉक थ्रू द फायर, यानी आग में से होकर गुजरना। अब देखो ये चैप्टर किस बारे में है, क्या इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे चैप्टर के राइटर की, यानी ऑथर की, और इसमें क्या बताया गया है, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि भाई इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो आराम से अपन उसको समझ सकें। तो इसके ऑथर जो है, राइटर जो है वो है एडी स्मिथ। और जैसा कि अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में तो पढ़ लेते हैं। देखो, बोर्न एट बर्मिंगम में पैदा हुए। एडी स्मिथ स्टडीड इंजीनियरिंग एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। ए वॉक थ्रू द फायर बाय हिम वाज ब्रॉडकास्ट ऑन बीबीसी लंदन, और ये जो चैप्टर है ये बीबीसी लंदन के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया गया था, यानी प्रसारित किया गया था उन्हीं के द्वारा, एडी स्मिथ के द्वारा, जिसका टाइटल रखा गया था ए वॉक थ्रू द फायर। अब देखो इसमें क्या है। This lesson is a realistic account of the author's own experience. This lesson यानी ये पाठ जो है, is यानी है, a realistic यानी एक वास्तविक, अकाउंट का मतलब घटना, of the author's own experience लेखक के खुद के अनुभव की, as a British army soldier जब वो ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश सेना में सिपाही था, ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग एट हैदराबाद इन इंडिया, और जब उसकी पोस्टिंग हैदराबाद भारत के अंदर थी, तो जो उसने महसूस किया, जो अनुभव किया, उसी को इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया है। ही रिकाउंट्स हियर हाउ एन एल्डरली इंडियन, ही रिकाउंट्स का मतलब फिर से याद कर रहा है। हियर यहाँ, हाउ यानी कैसे, एन एल्डरली इंडियन एक बुजुर्ग भारतीय, whom he found जिसको कि उसने पाया था, lying wounded यानी घायल अवस्था में, by the road side सड़क के किनारे, gave him several surprises वो उसको बहुत सारे चीजें, आश्चर्यजनक बातें बताता है, यानी उसके सामने बहुत सारे आश्चर्य उत्पन्न करता है। one after another एक के बाद एक, by way of his mysterious behavior अपने उस रहस्यात्मक व्यवहार के कारण, रिमार्क्स एंड अबव ऑल हिज वॉक थ्रू द फायर बाकी घटनाएं, और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाली घटना है वो आग पर चलना, अंगारों पे चलने की जो घटना है। द नैरेटिव ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द राइटर टू बिलीव हिज ओन आईज, ये वर्णन करते हुए ये भी बताता है कि भाई किस प्रकार से उसको अपनी आंखों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा था, when he suddenly discovered this old Indian to be the same person whose incredible walk through the fire had just witnessed, यानी कि वो इस बात को जो है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये वही व्यक्ति है जो कि आग के ऊपर चल रहा है, जिसको कि ये खुद देख रहा है, यानी कि उसका विटनेस ये खुद बन रहा है। द फीट यानी कि जो घटना जो थी, ये जो करतब जो थी, परफॉर्म्ड बाय द इंडियन फायर वॉकर, परफॉर्म्ड यानी प्रदर्शित की गई, बाय द इंडियन फायर वॉकर यानी भारत में आग पर चलने वाले, वो सरप्राइजिंग ये उसके लिए आश्चर्यजनक थी, फॉर द इंग्लिश मैन उस अंग्रेज के लिए,
as there was no burn mark left by the fire on his body, क्योंकि आग पर चलने के बाद उसके शरीर पर कहीं भी आग से जलने के कोई निशान नहीं थे। The firewalker soon after also made the narrator walk with him through the burning flames, और इसके बाद फायर वॉकर ने जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, उसको भी उन जलते हुए अंगारों पर जलती हुई आग पर चलाया विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू हिम, और उसको भी किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्यूरिंग दिस इनक्रेडिबल वॉक विद द इंडियन फायर वॉकर, और इस अतुल्य जो वॉक था, चलना था इंडियन फायर वॉकर के साथ ऑथर का, द ऑथर एक्सपीरियंसेस ए मिस्टीरियस स्टेट ऑफ माइंड, तो उसके दिमाग में एकदम से जो है रहस्यात्मक स्थिति को उसने महसूस किया। एंड ही सजेस्ट, और वो ये सजेशन देता है, ये सुझाव देता है, कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड, कि उनको जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। एंड शेयर्ड, और इसको जो है शेयर किया जा सकता है बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा भी, बाय मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंडियन योगा, भारतीय योग के ऊपर मास्टरी हासिल करके, मेडिटेशन ध्यान, एंड कॉन्सेंट्रेशन, और बिल्कुल लगन ध्यान और योगा करके आप इस स्टेट को आप भी प्राप्त कर सकते हो। तो कुल मिलाकर इसमें जो है योगा और मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन जो है, इनके ऊपर जोर देने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से ये चीजें जो है मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है, और किस प्रकार से उनमें जो है ये एक तरह से रहस्यात्मक शक्तियां भर देती है। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स of a trunk in the loft when I came across an old pair of khaki drill slacks. One other evening यानी एक शाम, I was sorting out the contents of a trunk. ट्रंक का मतलब है बक्सा। एक बक्से के अंदर जो रखे हुए कंटेंट्स, जो चीजें थी, उनको मैं सॉर्ट आउट कर रहा था, यानी कि छांट रहा था। इन द लॉफ्ट, अपने खाली समय में। When I came across का मतलब अचानक से मिलना। An old pair of khaki drill slacks, तो वहां जो है एक पुराना जोड़ा मिला मुझे खाकी ड्रिल स्लैक्स का, जो कि क्या था, ए 7 ईयर का मतलब स्मृति चिन्ह ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, मेरे भारत के अंदर जो आर्मी के दिन थे उनकी एक निशानी थी, एक जो है स्मृति चिन्ह के रूप में थी। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, और इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी। आई सपोज, मैंने सोचा, बट दिस वॉज ए रेदर स्पेशल पेयर, जबकि यह जो है एक विशेष प्रकार का जोड़ा था। ऑफ आर्मी इश्यू, जो कि आर्मी इश्यू करती थी। ट्रॉपिकल किट, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किट, केयरफुली प्रिजर्व्ड, जिसको कि बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा गया था। एंड स्टिल इन फाइन शेप आफ्टर 20 ईयर्स, और आज भी 20 सालों के बाद भी ये बिल्कुल सही था। एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बार्ली बर्न, यानी सिवाय इसके कि इसके जो बॉटम है, यानी कि नीचे की बॉटम ऑफ द लेग्स, यानी लेग के नीचे, पाँव के नीचे का जो हिस्सा था, वर बैडली बर्न, यानी वो बुरी तरह से जला हुआ थे। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम अ लॉट ओवर ए फायर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, कि किसी ने जानबूझकर उनको आग के ऊपर रख दिया हो। इन फैक्ट दैट वॉज नियर इनफ व्हाट हैड हैपन टू देम, अब ये बताता है कि भाई वास्तव में क्या हुआ। वो जो उसका खाकी ड्रिल स्लैक्स थे, जो यानी कि जो पैंट थी खाकी कलर की, जो वो किस प्रकार से जली, क्या हुआ, तो यहाँ ये बता रहा है उसके बारे में कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या हुआ था। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 1947, अब ये कह रहा है 1947 की शुरुआत का समय था। When I was found myself stationed at a sapper camp at a small place called the Begumpet in Hyderabad state,
व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ, जब मैंने अपने आप को पाया, स्टेशन एट ए सैपर कैंप, एक सैपर कैंप में हमें रोका गया, ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट, एक छोटी सी जगह जिसका नाम था बेगमपेट, जो कि हैदराबाद राज्य में था। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, और एक दिन शाम को जब मैं वापस कैंप लौट रहा था, आफ्टर ए विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद, सिकंदराबाद जो नज़दीक का कस्बा था वहाँ विजिट करके वापस अपने कैंप लौट रहा था, वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट, जहाँ की सिकंदराबाद में मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बहुत स्वादिष्ट भोजन किया था। एंड आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और मैं बिल्कुल शांति से जो है वापस अपने उस रास्ते पे जा रहा था, यानी वापस कैंप लौट रहा था। देखो उस दौरान क्या घटना घटित हुई, उस घटना के बारे में ये वर्णन करने जा रहा है। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड such as it was divided, and as I was the swinging into the left hand fork towards the camp, I had reached, यानी मैं पहुंचा, ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर, ऐसे बिंदु पर, where the road, जहां पर की सड़क, such as it was, जैसा कि वहां था, divided, यानी कि डिवाइड हो रही थी, दो भागों में बंट रही थी, and as I was स्विंगिंग इनटू द लेफ्ट हैंड, और मुझे जो है लेफ्ट हैंड की तरफ, बाई तरफ मुड़ना था, फोक टूवर्ड्स द कैंप, ठीक कैंप की तरफ, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द समथिंग, मुझे एकदम से कुछ झलक नजर आई, इन द हेडलाइट्स, हेडलाइट्स में, गाड़ी की जो हेडलाइट्स है उस हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ झलक आया, कुछ दिखाई दिया, ओवर ऑन द राइट हैंड फोक, राइट हैंड की तरफ, वे रोड जो थी एकदम से, मैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गया, लेकिन मुझे उस मुड़ने से पहले जो लाइट की रोशनी में वहां कुछ नजर आया, दिस वॉज ए लिटिल मोर देन ए कार्ट ट्रक, और वहां पर जो है ये क्या था, एक छोटे से कार्ट ट्रक से कुछ ज्यादा था, विच लेड ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जो कि फिरोजगुड़ा गांव जो है उसकी तरफ जा रहा था। आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स्ड इट बैक, अब मैंने अपने ट्रक को रोका और फिर उसको रिवर्स करके वापस लिया, अलोंग द रोड, उस रोड पर, अंटिल द हेडलाइट्स शोन अक्रॉस, जब तक कि वो हेडलाइट्स वहां वापस नहीं पहुंच गई, टू वेयर, जहां समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माय अटेंशन, जहां की मेरा अटेंशन, मेरा ध्यान जहां आकर्षित हुआ था, उसी लोकेशन तक मैं रिवर्स करके गाड़ी को बैक लेके गया, ताकि मुझे जो है हेडलाइट्स में नजर आए कि भाई क्या हो रहा था। आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी शैडोवी फिगर्स डिसअपियरिंग, और मैंने तभी देखा कि शैडोवी फिगर, यानी कि छाया के रूप में, जो रात के अंधेरे में कुछ स्पष्ट तो नजर आया नहीं, धुंधले धुंधले फिगर जो थे वो गायब हो रहे थे, लाइक मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, क्योंकि वहां जो है धूल वगैरह उड़ रही थी तो उसमें जो है गायब हो गए। Whoever they were, अब वो कौन थे, they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. There were obviously intent, यानी वहाँ निश्चित रूप से उनका उद्देश्य जो है on putting as much distance, कि जितनी ज़्यादा दूरी हो सके वो मेंटेन करे, बिटवीन themselves and me, उनके और अपने बीच में, as they could in the shortest time, क्योंकि उनके पास समय की कमी थी। So I let them get on which it became. I could now see what appeared at first sight to be a बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग ऑन द ग्राउंड वगैरह। इसके लिए जो है मैंने भी उनको जाने दिया टाइम की कमी के कारण। फिर मैंने देखा कि किस प्रकार से मेरे सामने जो नजर आया वो एक सफ़ेद ढेर नजर आया, सफ़ेद कपड़ों का ढेर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। बट वॉट एन क्लोजर इंस्पेक्शन, वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, जब मैंने एकदम से नज़दीक से उसकी जांच की, टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, तो देखा कि वो तो जो है एक एल्डरली इंडियन यानी एक भारतीय बुजुर्ग व्यक्ति था। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल एंड आई फियर्ड द वर्स्ट,
अब वो अभी भी जो है वहां लेटा हुआ था और मुझे जो है बहुत ज्यादा भय लगा। फियर द वर्स्ट का मतलब उसकी मृत्यु का भय कि भी कहीं ये मर तो नहीं गया। बट एज आई नेल्ट डाउन, लेकिन जैसे ही मैं अपने घुटनों के बल बैठा, बिसाइड हिम, उसके बगल में, ही ओपनड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन हैड बीन डूइंग ए प्रेटी थोरो जॉब ऑफ पुटिंग द बूट इनटू हिम, और ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि भाई किसी ने उसको लातों से या बूट से जो है उसको मारा था, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। Not for the first time in my life, I then wished that I was a good soldier who always carried his field dressing kit in the specially provided pockets of his slacks। अब ये कह रहे हैं नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार नहीं हुआ, इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, आई देन विश्ड, जब मैंने ये सोचा, दैट आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सिपाही होता, हु ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, जो कि हमेशा अपना फील्ड ड्रेसिंग किट, जो फर्स्ट एड का किट है, वो अपने साथ रखता, इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, जो कि विशेष रूप से पॉकेट जो बनाया हुआ था उसके स्लैक्स में, जो उसके पैंट वगैरह थी उसके अंदर जो स्पेशल पॉकेट था, उसमें इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टिन सिगरेट्स, एक टिन सिगरेट के बजाय वो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अफसोस जाहिर कर रहा है कि उसके पास फर्स्ट एड किट नहीं था। नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, यानी एक अच्छा सिपाही नहीं था। आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड विद ए लार्ज पॉकेट हैंड करचीफ, वगैरह, मैं जो कुछ भी अच्छा कर सकता था वो मेरे पास जो बड़ा सा हैंड करचीफ था, यानी जेब में रखा हुआ जो रूमाल था, उसी के द्वारा मैंने उसका ऐड किया। एंड व्हेन आई मैनेज टू क्लियर द ब्लड, और जब मैंने उसका ब्लड, उसका खून साफ किया, फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन, तो मैंने देखा कि वास्तव में वो एक बहुत ही बूढ़ा भारतीय व्यक्ति था। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, तब मैं जो है और ज्यादा चिंतित हुआ कि भाई इस अवस्था में बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से मारा गया है, तो क्या पता ये कहीं इंटरनल चोट तो नहीं आई। ही हैड एविडेंटली टेकन ए सीवर बीटिंग, यानी निश्चित रूप से उसकी जो है अच्छी तरीके से पिटाई हुई थी। एंड आई डिडंट want to move him because I did not know what internal injuries he might have, और मैं उसको छोड़कर जा भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी इंटरनल इंजरीज कितनी है, यानी आंतरिक रूप से उसको कितनी चोटें आई है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, आई डिडंट फील आई कुड लीव हिम वेयर आई वॉज वाइल आई ड्रॉ ऑन द कैंप फॉर द हेल्प। एक तो मैं जो है उसके बारे में चिंतित भी था, दूसरी तरफ मैं उसको छोड़कर कैंप तक मदद के लिए भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसको कितनी इंजर्ड हुआ है, उसकी इंटरनल जो है इंजरी कितनी है। इनफैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, अभी अगर मुझे नहीं पता चल रहा था कि एक्चुअल में किया क्या जाए, तभी वो अचानक से खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली, बिल्कुल साधारण तरीके से, लाइक दैट ही स्टूड अप, जैसे कि वो खड़ा ही था। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटेड ऑन द ग्राउंड, मैं अभी भी जो है ग्राउंड पे, मैदान पे जो है बैठा हुआ था, स्क्वेटेड पालती मात के। एंड वाइल आई वॉज हेस्टिली ट्राइंग टू मस्टर माई sketchy knowledge of Urdu to ask him if he was all right, he gave me my second surprise of the evening, thanking me in perfect English। और अभी कह मेरा जो कुछ भी वहाँ रहते हुए छोटी मोटी जो उर्दू सीखी थी, उस उर्दू भाषा में मैंने उसको ये पूछने का प्रयास किया कि भाई क्या वो बिल्कुल ठीक है। तभी मुझे उस दिन का दूसरा सरप्राइज, यानी कि दूसरा आश्चर्य मिला कि उस व्यक्ति ने बहुत ही
परफेक्ट इंग्लिश के अंदर मुझे थैंक यू बोला फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, मेरे समय पर वहां पहुंचने के लिए। Those were the words used and you can imagine how encourageous। अभी कह रहा वो उस तरह के जो शब्द उसने यूज किए, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने मतलब वो थे। दे साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग, जो कि उस फटे पुराने कपड़े पहने हुए इंसान ने बोले। बेयर फुट इंडियन, नंगे पांव उस भारतीय ने। हुज वर्ल्डली पोजेशंस सेम टू बी टाइड इन द यूजुअल मिस्ट्री बंडल समवेयर इन हिज धोती। हुज वर्ल्डली पोजेशंस, जिसका कि इस दुनिया के अंदर जो पोजेशंस का मतलब यहाँ जो उसके पास जो सामग्री थी, उसका जो अधिकार था, यानी उसकी संपत्ति जो थी, सेम टू बी टाइड, जो कि बंधी हुई प्रतीत हो रही थी, इन द यूजुअल मिस्ट्रियस बंडल, उस साधारण से रहस्यात्मक बंडल में, समवेयर इन हिज धोती, उसकी धोती में कहीं, यानी कि उसके पास जो आवश्यक चीजें थी वो भी धोती में कहीं बांध रखी थी। यानी कि वो व्यक्ति उससे उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना परफेक्टली इंग्लिश में जवाब देगा। तो दो आश्चर्य हुए, एक तो वो अचानक से खड़ा हो गया, और दूसरा जब उसने उर्दू में पूछना चाहा तो उसने परफेक्ट इंग्लिश में जवाब दिया। ही देन वेंट ऑन टू टेल मी दैट हिज assailants had been two Anglo-Indian youths, और उसके बाद उसने बताया कि भाई उसके ऊपर जो आक्रमण करने वाले हमलावर लोग जो थे वो दो एंग्लो इंडियन यूथ थे। But he had not suffered too greatly at their heads because he had known that I would be coming along shortly and would stop। अभी कह रहा लेकिन उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई, सर हैंड्स एट दियर हैंड्स, वो ज़्यादा उसको नहीं मार पाए, क्योंकि ये कह रहा मुझे पता था कि भाई आप आएंगे और मुझे यहाँ रुकेंगे तो मैं बच जाऊंगा। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंड्स, और इसीलिए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और वहाँ पर बिल्कुल अनकॉन्शियस यानी कि अवचेतन की स्थिति में, बेहोशी की होने का नाटक किया कि भाई मर गया ऐसी स्थिति में, ताकि वो छोड़ दे उसको। When I asked him why the two youths had beaten him up, he brushed my question aside। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये दो लोग जो है तुम्हें क्यों मार रहे थे, तो उन्होंने मेरे प्रश्न को एक साइड में कर दिया, यानी उसका जवाब नहीं दिया। So I didn't press the point, इसलिए मैंने भी उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। I then asked him how he had known that I would come to his rescue, but he only reply I got to this question was। अब मैंने उसके बाद पूछा कि भाई उसको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला था उसको बचाने के लिए, तो मैं इस उत्तर का सिर्फ यही जवाब सुन पाया, समथिंग आर नॉन टू ऑल साहेब, कुछ चीज़ें, सम थिंग्स यानी कुछ चीज़ें, आर नॉन टू ऑल, सभी को पता होती है साहेब, अदर्स टू ओनली ए फ्यू, जबकि कुछ को बहुत कम बातें, और वर्ड्स दैट इफेक्ट, या फिर वो शब्द, उन शब्दों का जो है बहुत प्रभाव था। उसने कहा कुछ लोगों को बहुत कुछ पता होता है और कुछ को कुछ भी पता नहीं होता साहेब, ये तो अनुभव का खेल है। I was trying to work out a tactful way of asking him how he came by his excellent knowledge of English। अब मैं उनसे ये पूछने का प्रयास, अपने उस चतुराई से पूछने का प्रयास कर रहा था कि भाई उसने इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी। When he stopped me in my tracks by remarking, और जब जो है he stopped me, उसने मुझे रोका, in my tracks by remarking, अपने मेरे इस ट्रैक पे ये कहते हुए, हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड्स बिहेव। हाउ द बॉडी इज कवर्ड, कि भी कैसे कपड़े पहने गए हैं, शरीर को किस तरीके से कपड़ों से ढका गया है, इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव्स, बजाय इसके कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद वाली बात इसने भी वापस दोहराई कि
एक जेंटलमैन का निर्णय जो है वो कपड़े या वेशभूषा नहीं करती बल्कि उसका चरित्र करता है। तो यहाँ भी उसने कहा कि भाई जरूरी नहीं है या आपने किस तरीके से कपड़ों से अपने शरीर को ढक रखा है ये जरूरी नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपका माइंड कैसे बिहेव करता है, माइंड कैसे बर्ताव करता है। Most of this conversation was going on while I was giving him a lift in the truck। अभी कह रहा है इस प्रकार के कन्वर्सेशन, ये बातचीत चलती रही जब तक कि मैंने उसको अपने ट्रक में उसको लिफ्ट दे दी। I had managed to get a straight answer out of him when I asked him where he was headed for। और जब मैंने उससे ये पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका मुझे बिल्कुल से सीधा साधा और स्ट्रेट आंसर मिला। एंड एज दिस टर्न आउट टू बी फिरोजगुड़ा, जैसा कि वो फिरोजगुड़ा की तरफ मुड़ रहा था, विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, जो कि मेरे रास्ते से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू होप इन एंड ट्रेवल इन द कंपेरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। और मैंने उसको इनवाइट कर दिया कि भाई ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पर तुम्हें एकदम से कंफर्टेबल जर्नी करवा दूं, यानी कि ट्रक के अंदर तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम बैठ जाओ इसमें। वी सून रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, इसके तुरंत बाद हम जो है उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी, जहाँ की उसने मुझे धन्यवाद दिया। वंस अगेन, एक बार फिर से। एंड सेड, और कहा दैट ही वुड रिटर्न माई हैंडकरचीफ, कि वो मुझे मेरा रुमाल लौटा देगा। आफ्टर इट हैड बीन क्लीन्ड, जब इसको बिल्कुल क्लीन करके साफ करके मुझे वो लौटा देगा। नेक्स्ट टाइम वी मीट, जब हम अगली बार मिलेंगे। I was about to ask him how he proposed to arrange our next meeting। वगैरह मैं उससे ये पूछने ही वाला था कि भाई उसको कैसे पता है, अभी से वो ये कैसे जानता है हमारी अगली मीटिंग के लिए, यानी कि उसको कैसे पता कि हम अगली बार मिलेंगे। But he didn't even know who I was or which part of the huge sapper camp I was in। जबकि वो तो ये भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और मैं इस बड़े से सैपर कैंप में कहाँ रहता हूँ। बट बिफोर आई कुड बिगेन ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, इससे पहले कि मैं उसको कुछ बता था, इससे पहले वो रात्रि के अंधेरे में गायब हो गया। तो आज के इस एपिसोड में अपन ने देखा कि वे किस प्रकार से ये जो ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर है, ये एक बूढ़े भारतीय को उस दो जो नौजवान उस पर हमला कर देते हैं तो उनसे बचाता है, अपनी ट्रक में लिफ्ट देता है और इसके बाद वो अपने रास्ते चला जाता है इस होपफुल नोट के साथ कि भाई हम अगली बार फिर से मिलेंगे तो मैं तुम्हारा रुमाल लौटा दूंगा। अब इसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई उसको अभी से कैसे पता कि ये अगली बार मिलेंगे, और उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, इतने बड़े कैंप में कहाँ रहता हूँ, और जैसे ही इसने कुछ बताने का प्रयास किया तब तक वो गायब हो चुका था। तो अगले एपिसोड में अपन पढ़ेंगे कि क्या ये वापस दोबारा मिल पाएगा, क्या ये सिपाही का रुमाल वापस लौटाएगा या नहीं। इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।